हेलो एवरीवन। प्रीलिम्स मेंटरशिप सीरीज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एस्पिरेंट 4 की कॉपी है। आप आपने जो OMR मुझे भेजा है उसमें बहुत सारी गलतियाँ मुझे नज़र आई हैं। अगर आप 1 से 12 नंबर क्वेश्चंस तक देखें तो मुझे लगता है कि मैं आपको ये क्वेश्चंस बनाने के तरीके जो है मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर आपके OMR जो यहाँ मुझे दिख रहे हैं तो उसमें जो है बहुत सारे मिस्टेक्स मुझे नज़र आए। सबसे पहले क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं और उस क्वेश्चन से आप समझिए कि कैसे जो है हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। और इसमें बहुत सारे ऐसे इनपुट्स होंगे जिनको आपको अपने पूरी पढ़ाई में इस्तेमाल करनी है। जैसे पहला प्रश्न है कि, और मैं ये जो बता रहा हूँ बड़े रॉ फैक्ट्स के साथ बता रहा हूँ, मेरे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि हम जो है वो उस आंसर्स को ये कर सके। हमारे पास तरीके क्या हैं, उन बेसिक मेथड्स क्या हैं जिनसे हम क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, इस यहाँ देखेंगे। और ये भी तरीका हम अपनाएंगे कि कुछ क्वेश्चंस जहाँ रिस्क लिए जा सकते हैं वो रिस्क लें। आपको बताएंगे कि आपने कहाँ क्वेश्चंस में गलती करा है और वहाँ रिस्क लेकर ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये क्वेश्चंस आपका सही था और ये क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड थीम से है, तो ये क्वेश्चन सही भी होने चाहिए। इन्होंने सावित्री बाई फुले को लेकर जो है वो आपसे पूछा है कि आप ये बताइए कि इनको लेकर करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आपको पता है कि सावित्री बाई फुले जो है ज्योतिबा फुले की जो है वो पत्नी थी और हमारे देश की जो है वो पहली महिला टीचर है। ठीक है। सावित्री बाई फुले जो है, जो बेसिक जानकारी है पहले आप उसको रोट डाउन अपने अंदर करेंगे। सावित्री बाई फुले जो है वो इनकी शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी, मतलब मान लो 10 से 12 साल के एज में इनकी शादी हो गई थी। और इनको इनके पति ने इनको पढ़ाया और इनके पढ़ाने के बाद जो है आप देखते हैं कि 1848 वो समय था जिस समय आप देखेंगे कि इन्होंने एक स्कूल की भी जो है शुरुआत की थी। कि ज्योतिबा फुले आप देख पाएंगे कि उनको भारी बेइज्जती एक प्लेस में भी हुआ था जब वो अपने दोस्त की शादी में पहुंचते हैं और लोगों ने उनको उनकी जात को जानकर जो है वो वहाँ से उस शादी से उनको हटाते हैं। ये सारी कहानियाँ तो आपने सुनी होगी। अब इसी संदर्भ को देखते हुए हम आते हैं कि सावित्री बाई फुले को लेकर इन्होंने क्या कहा कि आप ये देखिए कि सावित्री बाई फुले एस्टेब्लिश्ड इंडियाज़ फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1848 टू प्रमोट द एजुकेशन फॉर द गर्ल्स एंड शूद्राज एंड दलित। ये जो स्टेटमेंट है वो कोई भी बच्चा सही कर सकता है। हाँ, आपको दिक्कत हो सकती है 1848 वाले स्टेटमेंट में कि 1848 था कि 49 था, क्या था नहीं था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मैं इसको ये जो डेट है उसको ऐसे याद करता हूँ कि 4 से 8 हो रही है कि सावित्री बाई फुले पहले कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनके पति के मेहनत से वो दोगुना जो है वो अपने आप को क्या क्या करा उसने, अपने आप में जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेकर आई, वो 4 से 8 हो गई। तो 1848 इस तरीके से याद कर सकते हैं। इनके पति का नाम ज्योतिबा फुले थे और ज्योतिबा फुले जो है सत्य शोधक समाज की जो है उन्होंने स्थापना करी थी। और ज्योतिबा फुले को लेकर आप गुलामगिरी जो पुस्तक है वो उन्होंने लिखा था। कब लिखा था? 1873 का जो है समय था, ये भी बात याद रख सकते हैं। इसके बाद ज्योतिबा फुले को लेकर ये भी बात रख सकते हैं कि वो BR अम्बेडकर के जो हैं वो एक राजनीतिक गुरु के रूप में भी आप उनको याद रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो हमने सही करा है, आपको कुछ ज़्यादा ही हमने बताया। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए कि उन्होंने अपने हस्बैंड के रिचुअल्स को, जो हस्बैंड की जो मृत्यु रिचुअल्स थी, उन्होंने उनको खुद परफॉर्म किया और ये बातें उस समय बहुत यूनिक थी। यूनिक इसलिए थी क्योंकि इन्होंने सत्यशोधक समाज खोला था और जो भी सारे रिचुअल्स होते थे, जो ऐसा लगता था कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी ही करेगा, कि जैसे कि बहुत सारे रिचुअल्स ब्राह्मण समाज के द्वारा ही करा जाता था, तो ज्योतिबा फुले ने बहुत सारी जो रिचुअल्स के थे समाज के अंदर, उनको खुद करा, उनकी अपनी वाइफ ने करा। और उनकी वाइफ आप देख रहे हैं कि जब वो ज्योतिबा फुले की जो है डेथ होती है उसको भी वो उस समय भी उन्होंने उनकी रिचुअल्स करी। तो ये दोनों स्टेटमेंट बड़े जेनरिक हैं और आपको जो है आप इसमें कॉमनली मुझे लगता है कि 55 से 60% बच्चे ने सही जवाब दिया था और आपके भी आंसर सही है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा जो है चीज़ें आपको बता दी।
दूसरा नंबर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा कल्चर जिसको कहेंगे, ठीक है। ये जो यहाँ से आप एक प्रश्न तो मान ही सकते हैं, वो इनके साइट्स से पूछे जाते हैं, साइट्स के मिलान से पूछे जा सकते हैं। अब इन्होंने स्क्रिप्ट से लेके पूछा है। हड़प्पा स्क्रिप्ट का नाम होता है बुस्टोफेडन स्क्रिप्ट, ठीक है। ये आपको दाहिने से बाएं तरफ और फिर बाएं से दाहिने तरफ अल्टरनेट वे में चलती है, ठीक है। अब हड़प्पा स्क्रिप्ट को लेकर आपसे क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए। इन्होंने कहा कि हड़प्पा स्क्रिप्ट की जो सील थी, हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी वो सील यानी मोहर, टेराकोटा टेबलेट, इन सारे चीज़ों पे आपको मिलती है। और इन सील्स में ह्यूमंस के फ़ोटो हैं, एनिमल्स मोटिव्स हैं और अननोन कैरेक्टर हैं। बिल्कुल सही है, हड़प्पा के जो स्क्रिप्ट हैं उनमें बहुत सारे कैरेक्टर आप देखेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा याद है कि ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है ना, वो भी हड़प्पा के फ़ोटो में आपको दिखेगा। अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, वो पहली वाली, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो ये तो आपने सही ही मारा है, ये मैं आपका के OMR को भी देख के कह रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट जो है, अगर आप देख पाएंगे तो ये कह रहा है कि ये जो हड़प्पा की जो इनक्रिप्शन है वो टिपिकली शॉर्ट है। ये बात बिल्कुल सही है, टिपिकली शॉर्ट है। 5 से लेके 26 कैरेक्टर तक जो है इनके लेटर हैं। और इन 5 से लेके 26 कैरेक्टर में बहुत सारे हिस्टोरियंस का अलग अलग मत है कि वो कितने कैरेक्टर हैं। ये आप इसमें नहीं पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट है। लोगो सिलेबिक है। अभी चूँकि ये स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि लोगो सिलेबिक भी है एक तरीके से, लेकिन अब ये पुख्ता नहीं है, क्योंकि हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट यही पूरे विश्व में एक ऐसी कल्चर का नमूना है जिसकी स्क्रिप्ट अभी तक जो है वो डिसाइफर नहीं हुई है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने भी $1 मिलियन देने का जो है ऐलान किया था कि अगर कोई किसी ने इस स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से डिसाइफर करा तो उनको $1 मिलियन तक जो है वो देने का ऐलान करा था। तो बहुत सारे प्रमोशन इनकरेजमेंट किए जा रहे हैं इनके स्क्रिप्ट्स को देने के लिए, तो लेकिन आपको देखने को तो मिल नहीं रहा है इसके स्क्रिप्ट डिसाइफर को लेकर कोई चीज़ें। और इनमें ये कह रहा है कि ये मल्टीलिंगुअल इन कैरेक्टर है। यहीं फंसा दे रहा है आपको कि मल्टीलिंगुअल इन कैरेक्टर है। आप जब लैंग्वेज पढ़ ही नहीं रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि ये लैंग्वेज क्या है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअल है, यूनिलिंगुअल है, कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ये जो बात है ना, ये अंतिम वाले स्टेटमेंट की वजह से ये जो लाइन है ये गलत हो जा रही है। तो देखो, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपको नहीं भी पता हो, लेकिन आपको अगर बेसिक फैसेट पता है कि मल्टीलिंगुअल तो नहीं हो सकता, तो आप इसके आंसर्स जो हैं वो एक मार सकते हैं, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये आपने मारा है, कोई बात नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने आपका देखा वो गलत हुआ है, और तीसरे नंबर क्वेश्चन को मैं ईजी मानता हूँ। ईजी इसलिए मानता हूँ कि इसमें यह कहा गया कि आप इनमें से बताइए कि सुभाष चंद्र बोस किस चीज़ों से एसोसिएट थे। तो सुभाष चंद्र पहले तो द हिंदू से एसोसिएट थे, मतलब हरिपुरा सेशन 1938, त्रिपुरी सेशन जो है द हिंदू से मैं याद रखता हूँ 1939 में ही गांधी जी से जब रिफ्ट होता है तो ये आप एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बना लेते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 1942 ईस्वी 1942 में तो आज़ाद हिंद फौज बनती है, 1943 में इनके हाथ में कमांड आता है, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे आज़ाद हिंद फौज के अंदर जो है वो बहुत सारे अलग अलग दस्ते बनाए जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, तो आपने यही कहा जा रहा है इनमें से कौन से में सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंक्लूड है। तो ये तो आसान प्रश्न था, ये बनाना चाहिए था आपको। फॉरवर्ड ब्लॉक से सुभाष चंद्र बोस थे क्या? बिल्कुल थे, 1939 में इसका फॉर्मेशन हुआ। गदर पार्टी से थे क्या? नहीं, गदर पार्टी में लाला हरदयाल ये सब जो है वो आते हैं। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट से थे क्या सुभाष चंद्र बोस? बिल्कुल थे आज़ाद हिंद गवर्नमेंट से। सिंगापुर की सरकारें से जो है उन्होंने मिलकर आज़ाद हिंद दस्ता बनाया था। इंडियन होम रूल सोसाइटी? नहीं, इनसे इंडियन होम रूल सोसाइटी से आपको सुभाष चंद्र बोस जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो आपके पास आंसर हो जाता है 1 और 3। 1 और 3 को इसमें आंसर है बी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। चौथा आ जाते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिंह सभा मूवमेंट। साथियों, मैं इस क्वेश्चन को हार्ड मानता हूँ, हालांकि अगर आप NCERT के क्लास 8th के वुमेन रिफॉर्म्स, एक चैप्टर का नाम है वुमेन रिफॉर्म्स, उसको निकाल कर देखेंगे तो उसके सबसे अंतिम वाले पेज में 15 पेज का चैप्टर होगा। अब इसके अंतिम वाले पेज में बहुत सारे बॉक्स में बहुत सारे मूवमेंट के बारे में दिया गया है, वुमेन्स रिफॉर्म्स
जो है आप देखेंगे तो वहाँ सिंह सभा मूवमेंट की चर्चा है क्लास 8th में, आवर पास्ट 2 करके एक बुक है, ठीक है। तो वहाँ आप देखेंगे सबसे लास्ट पेज में होगा। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है क्योंकि ये इतने ज़्यादा फेमस मूवमेंट नहीं है, लेकिन सिंह सभा मूवमेंट जो है वो एक तो सभा जब भी लग जाती है तो वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म की बात कर रहा होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं चेंज की बात कर रही होती है, ये बातें ध्यान रखेंगे आप लोग, वो पूरी की पूरी चेंज की बातें कर रही होती। भगत लक्ष्मण सिंह इनिशिएटेड द सिंह सभा मूवमेंट इन 1873 इन अमृतसर। ये गलत है, भगत लक्ष्मण सिंह ने इनिशिएट नहीं किया था सिंह सभा मूवमेंट को, ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए। भगत लक्ष्मण सिंह जो है सिंह सभा मूवमेंट से तो जुड़े हुए थे, लेकिन इसको जो इनिशिएट किया था जिस पर्सन ने, उसका नाम था खेम सिंह वेदी। और ये जो मैं इसको याद रख सकता हूँ K के फॉर खालसा कॉलेज जो है ना ये पंजाब में, तो ये खेम सिंह वेदी ने ही जो है इनके ही प्रयासों से आपको खालसा कॉलेज आपको दिखता है कि ये ना ये इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि ये जो उस समय क्रिश्चियंस की बहुत सारी मशीनरी काम कर रही थी, आर्य समाज आ चुका था, तो उन सारे चीज़ों को काउंटर करने के लिए जो है वो आप देखेंगे कि सिंह सभा मूवमेंट एक तरीके से चालू हुआ। तो यानी इट्स एम वो मूवमेंट वॉज टू रिस्टोर सिखिज्म इट्स प्योरिटी। बिल्कुल सारे लोगों में यही चल रहा था, टू काउंटर द क्रिश्चियंस एंड आर्य समाज। मैंने कहा ना, आर्य समाज को काउंटर करने के लिए जो दयानंद सरस्वती की थी उनको काउंटर करने के लिए जो है ये लेकर आया। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये सही है, हालांकि भगत लक्ष्मण सिंह जुड़े हुए थे लेकिन ये इसको इनिशिएट नहीं किए थे। तो ये जो शब्द है ना इनिशिएट, ये लेकर जो है आप डर गए होंगे और या आपने इसको नहीं देखा होगा, तो इस कारण से ये प्रश्न आपने गलती किया या छोड़ दिया होगा। मैंने आपके ओमार को देखा है, ठीक है। अब आते हैं, अच्छा तीसरा स्टेटमेंट भी है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? द मूवमेंट वनली फोकस। जब भी साथियों वनली आ जाती है तो आपके आँख जो है वो एकदम से खड़े हो जाने चाहिए, भाव तन जाने चाहिए। वनली सब सारे हार्ड स्टेटमेंट होते हैं। वनली वाला स्टेटमेंट मोस्टली 60-40 या 70-30 ले लो, ये चलता है कि ऐसे स्टेटमेंट जो है हमेशा गलत होते हैं। 70% उनका जो चांसेस होता है गलत होने का। द मूवमेंट वनली फोकस्ड, यानी इस मोमेंट का सिर्फ और सिर्फ फोकस यही था कि रिलीजियस रिफॉर्म किए जाएं। इनमें कोई एजुकेशनल और पॉलिटिकल डायमेंशंस को कवर नहीं किया जा रहा था। क्या ऐसा था क्या? मैंने के बराबर के आपको बताया है, खालसा कॉलेज बराबर खेम सिंह वेदी 1873 का केस ये, तो के बराबर के। तो क्या ये खालसा कॉलेज जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या नहीं है? है। तो ये स्टेटमेंट तो खुद ब खुद गलत हो जा रहा है। तो इनमें से कहेंगे एक ही स्टेटमेंट मुझे सही नज़र आ रहा है, तो ए होगा आंसर, ठीक है। आप चेक करते रहना साथियों। 5 नंबर क्वेश्चंस जो है ना वो अपने आप में हार्ड कह सकते हैं, लेकिन हार्ड प्लस लॉजिकल है, ठीक है। जिनको हार्ड लग रहा है वो इस क्वेश्चंस को रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपने थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो इसको बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आता हूँ कि इसमें ये है कि कौन सही तरीके से मैच किया गया। आप ये देखिए, विनायक दामोदर सावरकर, आपको पता ही होगा, आपने इनको 1857 की क्रांति के जब भी आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपने बहुत सारे लोगों ने यही लिखा है कि आरसी मजुमदार और विनायक दामोदर सावरकर के बीच में जो कंट्रोवर्सी है, एक ने ये कहा कि ये पहले स्वतंत्रता का आंदोलन है, दूसरे ने ये कहा कि नहीं ये ना तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है ना ही सिपाही म्यूटिनी है, बस छोटा मोटा विद्रोह है। तो विनायक दामोदर सावरकर को आप वहाँ पढ़ रहे होंगे, फिर अभिनव भारत में आप पढ़ेंगे, फिर गांधी जी की जो किलिंग हुई थी उसमें जो है इनके रोल्स को पढ़ेंगे, साथ ही साथ ये देखेंगे काला पानी की सज़ा, फिर इनको जो माफ़ी मांगना पड़ रहा है, या फिर एक ये चीज़ देखेंगे कि इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का भी गठन किया। तो ये जो विनायक दामोदर सावरकर है इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया, तो ये दोनों आपस में गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। यानी ये दोनों मिसमैच है, एक दूसरे को जो है ना वो एक दूसरे की तरफ जो है वो गलत तरीके से पैच किया गया है, तो ये बात तो गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, पहला है सुब्रमण्यम भारती के बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं तो सुब्रमण्यम जान के आप ये कहेंगे कि ये तमिलनाडु की जो है के पर्सन होंगे। तो सुब्रमण्यम जान के आप रिस्क ले सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि इनमें आप फंस रहे हैं कि राइट एंड नेशनलिज्म इंडिपेंडेंस टू इंस्पायर द मासेस, कि ये पोएट थे
उन्होंने नेशनलिज्म और इंडिपेंडेंस इन सारी चीज़ों पे जो है वो लिखा, और ताकि मास जो है वो उनको इग्नाइट कर सके। तो सुब्रमण्य भारती को आप यहाँ से ले सकते हैं। अब तो मैं इसको हार्ड तो कहूँगा, बिल्कुल हार्ड कहूँगा, ये क्वेश्चंस हार्ड है, क्योंकि ये भी, इसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि 100% गारंटी के साथ कि ये आप इसके को मार सकते हैं। तो आप इसको हार्ड कंसिडर करेंगे, लेकिन आंसर होगा ए, ठीक है। क्योंकि ये जो सुब्रमण्य भारती है ना, इनका पोएम बहुत जो है वो ज़्यादा फेमस है। अगर आप क्लास 9th का जो पोएम देखेंगे, विंड वाली जो पोएम थी, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, वो भी इन्हीं की पोएम थी, ठीक है। आइए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ऐसे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि ये जो कांग्रेस सेशन के ऊपर क्वेश्चंस है, कांग्रेस सेशन वाले क्वेश्चंस और उनके प्रेसिडेंट को कभी भूलना नहीं है। जैसे बेलगाम सेशन हो गया, जैसे सूरत स्प्लिट का सेशन हो गया, जैसे 1905 का सेशन हो गया, 1929 का सेशन हो गया, जैसे आप देखेंगे कि 1920 का सेशन हो गया, और ये स्पेशल सेशन नागपुर में हुआ है, उससे पहले कोलकाता का सेशन हो गया, जैसे पटना का सेशन हो गया, रामगढ़ का सेशन हो गया। ये सारे सेशन जो हैं वो पता होने चाहिए, और इसको पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, जो स्पेक्ट्रम की बुक आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे में जो है वो पूरी दी हुई है, उनको आप पढ़ सकते हैं कि कैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो नागपुर सेशन 1920, ये तो मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि 1920 में कौन, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था। तो महात्मा गांधी को राघव और माधव, ये सारे जो नाम हैं, मतलब राम के नाम, कृष्ण के नाम, इनको बहुत ज़्यादा फेमस होता है। और CR दास तो, चित्तरंजन दास तो 1922 में आपको गया सेशन में आपको दिखेंगे। तो ये तो बात यहीं से, और स्वराज पार्टी और मोतीलाल नेहरू, इन सारे लोगों के साथ ये गठन करते हैं, तो ये आपको तो दिखेंगे ही नहीं। तो 1 तो होगा नहीं। नागपुर सेशन जो है वो कौन है, तो नागपुर सेशन में जो है वो राघवाचारी थे। ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ना, एकदम से बिल्कुल। सी विजय राघवाचारी जो भी है। मद्रास 1927 MA अंसारी, ये बिल्कुल सही है। मद्रास 1927 में MA अंसारी थे, ठीक है, ये बात सही है। लखनऊ 1936 में वल्लभ भाई पटेल थे, ये बात, ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है कि लखनऊ 1936 में नहीं। आपने किसान सभा मूवमेंट ये सब को पढ़ा होगा ना, तो लखनऊ में ये नहीं थे, ये थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। किसान सभा मूवमेंट, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब पढ़ा होगा, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि लखनऊ सेशन जो है ना, उसमें आपको जवाहरलाल नेहरू दिखेंगे। हरिपुरा सेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, हरिपुरा सेशन। और 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था, वहाँ भी सुभाष चंद्र बोस जो है वो आपको दिखेंगे। तो ये 2 नंबर सही है, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कि 4 नंबर सही है, यानी ओनली 2 सही है, यानी बी होगा आंसर। 7वां नंबर देख लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, उसके आउटकम क्या है। साथियों, ये मेंस के प्रश्न नहीं हो गए कि उसका आउटकम क्या है, यानी ये प्रश्न को मैं इजी, आसान कहूँगा। इन्होंने ये कहा कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। बिल्कुल, 1857 की क्रांति के बाद क्या हुआ कि सॉफ्ट ट्रांजिशन होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है फ्रॉम क्राउन कंपनी टू क्राउन, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा। साथ ही साथ आप जब मेंस का आंसर लिखते हैं तो आप कहते हैं कि फ्रेगमेंटेड पावर, फ्रेगमेंटेड एडमिनिस्ट्रेशन से जो है एक तरीके से रूल बेस्ड ऑर्डर की तरफ जो है वो 1857 की क्रांति लेके जाता है, आप जब उसके कंक्लूजन को लिखते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। साथ ही साथ द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एबॉलिश्ड। यस, बिल्कुल, क्योंकि इसी कारण तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है क्या, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो डलहौजी ने लगाया था, इसी के कारण आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उनकी इन्वॉल्वमेंट, आपको रानी लक्ष्मीबाई की इन्वॉल्वमेंट क्यों थी, तो बहुत उन्होंने भी देखा, इंट्रोस्पेक्ट किया कि बहुत सारे जो राजा महाराजा थे वो इसलिए भी इसके अंदर इंक्लूड थे क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी। तो उस सरकार ने क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को भी जो है वो एक तरीके से एबॉलिस्ट करा। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय जो सोल्जर थे, सिपाही थे, अब उनको अलाउ किया गया कि वो हायर पोस्ट पे ब्रिटिश आर्मी में रहेंगे। आप बताओ, क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी
कि एक ही देश के लोगों ने अभी क्रांति करी है और उन्हीं के लोगों को अभी हम मिलिट्री या लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल इन सब की पोस्ट दें, तो क्या ये बेवकूफ़ी नहीं होगी? तो तीसरा नंबर तो सीधे सीधे गलत है। यानी ये तीसरा नंबर ना ये लॉजिकल आपको बनाता है। अगर आपने तीसरा नंबर को सही कर दिया तो आप इस परीक्षा के लायक नहीं हैं। एकदम से किताब बंद करके बैठ जाइए। तीसरा नंबर एकदम से गलत करना चाहिए आपको। अगर आप तीसरा गलत कर पा रहे हैं तो आप 2 ऑप्शन 50-50 पे पहुंच जा रहे हैं। और 50-50 पे नहीं, आपको ये लग रहा है कि 2 और 4 तो 100% सही हैं, क्योंकि सी में भी 2 और 4 है, ए में भी 2 और 4 है। क्या एक सही है? तो हमने एक को सही मार दिया है, तो हमारे पास आंसर बच रहा है ए। हम चौथा नंबर स्टेटमेंट पढ़ेंगे भी नहीं। अगर आप इस तरीके से दिमाग लगा रहे हैं तभी आप इस एग्ज़ाम को के अंदर हैं, वरना आप एग्ज़ाम से बाहर हैं। बात समझ रहे हो? आपने तीसरा नंबर स्टेटमेंट को काटा, बी और डी गए, 50% पे आप पहुंच गए। फिर 2 और 4 ए में भी है और सी में भी है। इसका मतलब ए और सी को देखते हुए 2 और 4 तो बिल्कुल अपने आप में सही है। 4 नंबर स्टेटमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो आप महा बेवकूफ़ हो। 4 नंबर स्टेटमेंट को पढ़ना ही नहीं है। 4 नंबर स्टेटमेंट एकदम सही है। क्या आप 1 नंबर स्टेटमेंट की वैलिडिटी को समझ पा रहे हैं? 1 नंबर अगर स्टेटमेंट अगर सही है तो आपके आंसर हो जाएंगे ए, अगर गलत है तो आपके आंसर हो जाएंगे सी। ठीक है, कितनी अच्छी तरीके से हमने इसको बताया है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं कि ये जो मॉक टेस्ट की जो मेंटरशिप हमारे यहाँ से चल रही है उसको लीजिए, अपना OMR भेजिए, इसकी जो मेंटरशिप फ़ी है उस अकॉर्डिंग जो है आप पढ़िए, वो दीजिए, फिर आपके भी कॉपी इसी तरीके से चेक होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। 8 को देखते हैं। 8 भी आसान क्वेश्चन होगा भाई। 8 भी आपने गलती करा है। परमानेंट सेटलमेंट कब आया था? 1793। इसको भी हम लोग मेंस में देखते हैं। परमानेंट सेटलमेंट और परमानेंट सेटलमेंट के नेचर के कारण इसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम। ठीक है, जमींदारी सिस्टम, क्योंकि इन्होंने जमींदारी जो राइट्स थे उनको हेरिडिटरी बनाया था, ट्रांसफरेबल बनाया था। जमींदारी को एक तरीके से क्या करा था कि लीगलाइज किया था। हाई रेंट जो थे उनको एक तरीके से जो है वो एक वेपन बनाया था कमर्शलाइजेशंस का। तो परमानेंट सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिशर्स इन इंडिया के द्वारा, इनको लेकर आपसे पूछा गया, इनको लेकर क्या स्टेटमेंट सही है? रिवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स। नहीं, पीजेंट से क्यों रिवेन्यू कलेक्ट करेंगे जब परमानेंट सेटलमेंट का नाम ही जमींदारी सिस्टम है? तो ये तो गलत हो जाएगा। द सिस्टम वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन मद्रास। नहीं, परमानेंट सेटलमेंट तो सबसे पहले जो है वो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सारे एरिया में जो है वो लगा हुआ था। लैंड रेवेन्यू वाज नॉट फिक्स्ड। बिल्कुल गलत, लैंड रेवेन्यू फिक्स था। जमींदार को कहा गया था भाई कि एक अमुक दिन है, एक पर्टिकुलर डेट है, अगर आप उस दिन तक के शाम तक अगर आप रेंट नहीं पेड करते हो तो आपकी ज़मींदारी गई। इसको कहते थे सनसेट लॉ। सनसेट लॉ कहीं आपको देखने को अभी नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक में आपको देखने को मिलता है सनसेट लॉ। कि ये कहा जाता था कि अगर आपको इस पर्टिकुलर डेट तक अगर आपकी शाम तक आपने नहीं पेमेंट करा है जो रिक्वायर्ड अमाउंट है तो आपके जो हैं गए। और आपको क्या करना है, जितने पैसे आपने कलेक्ट करे हैं, अगर मान के चलो 11 रुपये आपने कलेक्ट किए तो 1 रुपया आप अपने पास रखोगे, 10 रुपया जो है वो ब्रिटिश सरकार को दे दोगे। तो दिस इज़ व्हाट द होल सिस्टम इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, तो अगर तीनों गलत हो गए, क्या मैं चौथा स्टेटमेंट पढ़ूंगा क्या? बिल्कुल नहीं, चौथा स्टेटमेंट सीधे सीधे सही है। आगे बढ़िए, पढ़ लीजिए अगर अपने खुशी के लिए है तो। जमींदार वैज रिकॉग्नाइज एज द ऑनर ऑफ लैंड, बिल्कुल जमींदारी सिस्टम इसको कहते थे। रैयतवारी सिस्टम, रैयत मतलब होता है किसान, मतलब जमींदारी का जस्ट उल्टा था रैयतवारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में आप लॉर्ड कॉर्नवालिस कह सकते हैं कि इनके फादर थे। और रैयतवारी सिस्टम में एक तरीके से आप देखेंगे कि रैयतवारी सिस्टम और इनके अंदर जब हम रैयतवारी सिस्टम को पढ़ेंगे, ये पूरे का पूरे मद्रास में आपको लगता हुआ दिखेगा रैयतवारी सिस्टम। तो रैयतवारी सिस्टम में थॉमस मुनरो और एक महलवारी सिस्टम भी होगा, आप आगे जाके पढ़ेंगे। ये इसको भी मैं आसान प्रश्न मानूंगा। रैयतवारी सिस्टम 1824 के आसपास लगा होगा। इट वॉज द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, बिल्कुल सही है, मद्रास प्रेसिडेंसी में। अंडर दिस सिस्टम रिवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द रैयत्स। बिल्कुल सही है, रिवेन्यू रैयत्स के द्वारा कलेक्ट होते थे, ये भी सही हो गया। लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड परमानेंटली एंड डिड नॉट चेंज। देखो साथियों, अगर आपको नहीं भी पता है
अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि ये था कि नहीं था, तो आप ये देखिए कि ये क्या हार्श स्टेटमेंट नहीं होगा, ये एकदम से 100% एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं हो गया। तो अगर एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो गया तो इसको काट देंगे, तो 1 2 बी होगा आंसर। ठीक है, अगर आपको पता है तो वो तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द फ्रीक्वेंट फेमाइंस, अकाल पड़ना, लोगों की फूड सिक्योरिटी पे जो है हमला होना, फूड की प्रोडक्शंस कम होनी, क्रॉप की प्रोडक्शंस कम होनी, कब इससे स्टार्ट हुई? फेमिन्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड सीवियर लेटर ऑफ द 19th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ द 19 यानी 1857 के बाद मान के चलो, ये कह रहा है कि फेमिन्स ना और ज़्यादा फ्रीक्वेंट और सीवियर हो गए। बिल्कुल सही, फेमिन्स और फ्रीक्वेंट और सीवियर हो गए, क्योंकि अब जो है हमारा जो पूरा रिसोर्सेस है वो दूसरे दूसरे ब्रिटिश इंटरेस्ट में भी लग रहे थे, और उनके द्वारा जो है हमारे एग्रीकल्चर्स का दोहन बहुत ज़्यादा, एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, और दे वर नॉट वेरी कीन टू इन्वेस्ट इन आर एग्रीकल्चर सिस्टम। दे ओनली हैव द इंटेंशन कि हम कितना ज़्यादा यहाँ से उगाही कर सकें। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज़ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड टू मैनेज फेमाइंस इफेक्टिवली। देखो इन्होंने ये कहा कि एकदम चार चांद लगा दिए कि अगर इन्होंने ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश के पास सबसे अच्छा मेथड था कि वो फेमाइंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते थे, और उनके मैनेजमेंट में ऐसा तरीका था कि फेमाइंस को इफेक्टिवली मैनेज किया गया, यानी फेमाइंस दिखा ही नहीं। तो ये बात क्या दूसरा स्टेटमेंट बहुत हार्श स्टेटमेंट नहीं हो जाता? दूसरा स्टेटमेंट को अगर आप काटते हैं तो आपके पास आंसर ए बचता। अगला स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप महाबेवकूफ़ हैं। ठीक है, पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। चलो 10 नंबर स्टेटमेंट तक हो गया। आपको लगता है, मुझे लगता है कि आज के लिए कम से कम ये 10 स्टेटमेंट काफ़ी हैं। आपको क्या करना है कि इसके क्वेश्चंस जो हैं 1 से 30 तक हैं। ठीक है, एक बार फिर से 1 से 30 तक बनाइए और मुझे भेजिए फिर से। ठीक है, तो फिर मैं 20 से 11 से लेके फिर से 30 तक के वीडियो आपके लिए जो है फिर से आपको बना दूंगा। आपके पॉलिटी के भी मेरे पास आए हुए हैं OMR, उनको फिर से देखकर मुझे अगर समय मिलता है तो मैं आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन कम से कम 1 से 10 तक के क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए बताए हैं कि ताकि आप समझ पाएँ कि हम क्वेश्चंस को टैकल कैसे करते हैं, समझते कैसे, बनाते कैसे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही भेजते रहिए और एकदम लगे रहिए। थोड़े कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जो है वो मुझे लगता है आपको रिफाइनमेंट की आवश्यकता है। और जो बच्चे बाद में देख रहे हैं इनको, तो उनको क्या करना है कि ये जो है ना BPSC 71 अमृत, आप इसको सर्च कीजिए और यहाँ से इस चैनल पे पहुँचिए। और ये चैनल जो है वो आपके एग्जामिनेशंस